नमस्कार दोस्तों, बिहार स्पेशल सीरीज़ का पहला लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार के सामान्य परिचय पे बात करेंगे। जो जनरल बातें हैं बिहार संबंधित उसे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिहार दरअसल है कहाँ पे, इसकी अवस्थिति कहाँ है। अगर हम लोग भारत के नक्शे की बात करें, इस नक्शे में आप देख सकते हैं, इसमें बिहार जो है ये लाल कलर से जो कलर किया हुआ है, यह क्षेत्र बिहार का है। बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है और यह नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। ठीक है, आगे लेक्चर में हम लोग देखते हैं। ये अगर बिहार की बात करें तो बिहार में उत्तर में यानी नॉर्थ में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, इसके अलावा पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये बिहार की चौहद्दी है। यानी बिहार जो है अपनी सीमाओं को नेपाल, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से साझा करती है। इसके अलावा बिहार की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो बिहार लंबाई में 345 किलोमीटर अर्थात 3, 4, 5, बहुत आसान है याद करना, सीरियल वाइज आप याद कर सकते हैं। 3, 4, 5। उसके अलावा इसकी चौड़ाई की बात करें, ये 483 किलोमीटर का है। 483। इसको याद करने का तरीका एक ये है कि आपको पता होगा कि बिहार में जो महात्मा गौतम बुद्ध हैं, उनकी जन्म तिथि जो है, उनका निर्वाहन का जो साल है वो 443 BC ही है। तो इससे भी हम लोग याद कर सकते हैं। लंबाई जो है 3, 4, 5 और चौड़ाई 483 किलोमीटर। इसके अलावा अन्य विभिन्न परीक्षाओं में बिहार की जो है अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसे भी हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। अगर उत्तर की बात करें तो बिहार 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड पर अवस्थित है। फिर से देखते हैं, उत्तर में 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। उसके बाद दक्षिण की बात करें तो यह 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड पर अवस्थित है। इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है। कुछ बच्चों में ये कन्फ्यूजन भी होता है कि अक्षांश कौन सा है और देशांतर कौन सा है। तो अक्षांश की बात करें तो आप याद कर सकते हैं कि झारखंड से हमारा कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री गुजरता है और बिहार जो है वो झारखंड से ऊपर है। ठीक है, तो इस अनुसार जो है बिहार का साउदर्न जो हिस्सा है वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड के आसपास गुजरता है। उत्तर में यह 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। कुल मिलाकर अगर ये अंतर की बात करें तो यह 3 डिग्री के आसपास का अंतर है। तो ध्यान रखें कि उत्तर एवं दक्षिण की जो अक्षांशीय विस्तार है वह 3 डिग्री के आसपास का अंतर है। उसके बाद अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें, यहाँ से यहाँ तक अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो पश्चिम में यह 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड के आसपास अवस्थित है। वहीं पूर्व में यह 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड के पास अवस्थित है। इसको भी याद करना काफ़ी आसान है। हम अपने देशांतरीय विस्तार में गौर कर सकते हैं कि इन दोनों में जो वेस्ट में तथा ईस्ट में यानी पश्चिम में और पूर्व में जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 5 डिग्री के आसपास का है। तो इस प्रकार बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। अगर हम लोग लंबाई की बात करें, लंबाई की तो यह 345 किलोमीटर है, 3, 4, 5, और चौड़ाई की बात करें तो यह 483 किलोमीटर है यानी 483। उसके बाद फिर से रिवाइज करते हैं। पूर्व में जो अक्षांशीय विस्तार है वो 27 डिग्री उत्तर में जो अक्षांशीय विस्तार है वो 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड का है। वहीं पश्चिम में यह 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड के आसपास है। पूर्व में 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड के पास है। वहीं दक्षिण की बात करें तो यह 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड है। नॉर्थ से साउथ तक की जो अक्षांशीय विस्तार है वो उसका अंतर 3 डिग्री के आसपास है। वहीं अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये 5 डिग्री के आसपास है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बिहार का सामान्य परिचय संबंधित अन्य बातें हैं उसे देखते हैं। तो बिहार जो है उसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यह 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ये PYQ यानी बिहार BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम लोग बिहार के एरिया वाइज जो पोजीशन की बात करें
कि भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें अगर क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए तो बिहार का स्थान 12वां है। इसके अलावा अगर हम लोग जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो बिहार का स्थान 3 है, यानी बिहार से पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर बिहार जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर आता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार में उसका हिस्सा है, यानी अगर भारत का कुल क्षेत्रफल 100% मान लें तो इसका 2.86% जो है वो वहाँ पर बिहार अवस्थित है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ज़रूर याद रखें। सबसे पहले एरिया याद रखें, एरिया जो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल के 2.86% पर अवस्थित है। इसके अलावा बिहार की अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए तो यह 173 फीट के आसपास है, जो अगर मीटर में देखें तो 53 मीटर के पास होती है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई हैं। उसके बाद बात आती है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा या कैसे पड़ा। तो इसके शब्द से ही पता चलता है। बिहार का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो बिहार जो है बौद्ध धर्म में उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ बौद्ध भिक्षुक विश्राम करते हैं। तो 11वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास बिहार, वर्तमान बिहार के क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं की बहुत ज़्यादा संख्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा अधिकताएं में वो यहाँ पाए जाते थे। इसी वजह से बिहार को जो है यह नाम दिया गया। और उसके बाद अगर बिहार की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी प्राचीन समय से वर्तमान समय तक कई बार बदली है। अगर शुरुआती समय की बात की जाए तो बिहार का प्राचीन काल में राजगीर इसकी राजधानी हुआ करती थी, फिर कुछ समय के लिए इसकी राजधानी वैशाली में अवस्थित हुई, फिर वह पुनः पाटलिपुत्र आई और उसके बाद से यह पाटलिपुत्र में ही बनी हुई है। उदयन जो थे वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने पटना को अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद बिहार के बारे में और बात करें तो बिहार का विभाजन एक महत्वपूर्ण एक विषय है जिससे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले दिल्ली दरबार, यानी जो 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था उसमें बिहार के विभाजन की बात की गई थी। क्योंकि बिहार जो है पहले पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में ही आता था, बंगाल में ही अवस्थित था, तो बिहार को जो है दिल्ली दरबार 1911 में इसको अलग करने की घोषणा की गई। तो दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा होती है। उसके बाद 22 मार्च 1912 को इसकी आधिकारिक घोषणा की जाती है और उस समय बिहार के जो गवर्नर थे उनका नाम था थॉमस गिब्सन करमाइकल। तो ये नाम याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थॉमस गिब्सन करमाइकल का। यह उस समय राज्यपाल थे जिनके समय बिहार के विभाजन की आधिकारिक घोषणा हुई थी। और चूंकि यह 22 मार्च को किया गया था इसीलिए हम लोग अभी जानते हैं कि वर्तमान में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं या क्यों मनाते हैं। ये देखिए PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखें। इसके बाद 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन हो गया। चूँकि 22 मार्च को इसकी घोषणा कर दी गई थी आधिकारिक तौर पे, तो उसके 8 दिन बाद ही यानी 1 अप्रैल 1912 को राज्य का गठन कर दिया गया। यह हुई 1912 की बात। इसमें बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। जब बिहार को बंगाल से अलग किया गया उस समय बिहार और उड़ीसा एक सम्मिलित क्षेत्र हुआ करते थे और इसी कारण से 1936 में पुनः एक बार बिहार का विभाजन होता है और इस बार बिहार से जो उड़ीसा का क्षेत्र है उसे अलग कर दिया जाता है। तो 1936 में 1 अप्रैल को सर जेम्स डेविड शिफ्टन जब यहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे उनके समय में बिहार से उड़ीसा के क्षेत्र को अलग कर दिया गया। इस बात को याद रखें। सबसे पहले याद रखें कि 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ, उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को ये उड़ीसा से इसको अलग किया गया और फिर तीसरी बार और अंतिम बार जो बिहार का विभाजन है वह हो रहा है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000, जैसा कि हम सब जानते हैं 15 नवंबर जो है वो बिरसा मुंडा जी का जयंती है, ठीक है, जिसे अभी वर्तमान में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है उसे बिहार से अलग कर दिया गया। बिहार के लगभग 45% हिस्से को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम झारखंड रखा गया। उस समय बिहार के राज्यपाल VC पांडे हुआ करते थे, VC पांडे, और उस समय यहाँ की चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री श्री राबड़ी देवी हुआ करती थी। तो इस प्रकार हमने बिहार के विभाजन की बात की। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह भी है और यह भी कई बार पूछा गया है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है। तो याद रखें, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को होती है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को होती है। इसके बाद अन्य भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो बिहार संबंधित हैं, उसे हम लोग
अलग अलग लेक्चर्स में धीरे धीरे करके देखेंगे। जब हम लोग बिहार के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, जब हम लोग इसके इतिहास को देखेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। तब उससे पहले हम लोग बिहार की सामान्य जानकारी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। अगर प्रशासनिक परिदृश्य की बात करें तो बिहार को जो है, ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो बिहार का नक्शा है, तो बिहार को 9 डिवीज़न यानी 9 प्रमंडलों में बांटकर देखा जा सकता है। 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं? तो पहला है तिरहुत, फिर दूसरा है दरभंगा, फिर है कोसी, फिर पूर्णिया, फिर भागलपुर, फिर मुंगेर, मगध और पटना। फिर से देखिए सारण भी है। फिर से देखते हैं, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना और सारण। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 9 डिवीज़न है और इसमें से सबसे छोटा डिवीज़न है भागलपुर का है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 जिले हैं। और अगर सबसे बड़े डिवीज़न की बात करें तो उसमें हमें पटना और तिरहुत का नाम देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इन दोनों में 6 जिले अवस्थित हैं। आगे जाकर हम इन जिलों को भी याद करने की कोशिश करेंगे, तो अगली स्लाइड में वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यह याद रखें कि बिहार में 9 डिवीज़न यानी 9 प्रमंडल हैं। इसके अलावा अगर जिलों की बात करें तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में 38 जिलों के अलावा अनुमंडल, अगर सब डिवीज़न की बात करें तो बिहार को 101 अनुमंडलों में बांटा गया है। अगर ब्लॉक की बात करें, प्रखंड की, तो बिहार में कुल 534 ब्लॉक हैं। उसके बाद नगर निगम की बात करें तो नगर निगमों की संख्या वर्तमान में 19 हो गई है। सहरसा जो है वह नवीनतम नगर निगम बना है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को देखें तो राजकीय प्रतीक की बात कर सकते हैं। राजकीय प्रतीक ये महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है। तो अगर राजकीय प्रतीक में अगर राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो यह पीपल है, राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पुष्प की बात की जाए तो यह गेंदा है। राजकीय पशु की बात की जाए तो बैल है। राजकीय पक्षी की बात की जाए तो गोरैया है। राजकीय भाषा की बात की जाए तो हिंदी है तथा उर्दू यहाँ की दूसरी राजकीय भाषा है। उसके बाद राजकीय मछली की बात करें तो ये मांगुर है। याद रखें, मांगुर बिहार की राजकीय मछली है। गंगेटिक डॉल्फिन ना मारें, गंगेटिक डॉल्फिन जो है वह भारत की जलीय जीव है। और अगर बिहार की राजकीय चिन्ह की बात करें तो ये बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष वही वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, जिन्हें ज्ञान मिला था। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल, राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा, राजकीय पशु की बात करें तो बैल, राजकीय पक्षी की बात करें तो गोरैया, राजकीय भाषा हिंदी तथा उर्दू। उर्दू को 1980 में राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ये याद रखेंगे। उसके बाद मछली जो है वो मांगुर है और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। इन सब के अलावा अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाए तो बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीट्स हैं, 40, और जिसमें से 6 सीट जो है उसे अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित किया गया है। ये कौन से 6 सीट हैं, इसे हम लोग जब बिहार की राजनीतिक परिदृश्य को डिटेल में देखेंगे तब बात करेंगे कि ये 6 कौन कौन से लोकसभा के सीट हैं। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात करें तो बिहार से 16 राज्यसभा के सदस्य नामित किए जाते हैं, भेजे जाते हैं बिहार से। इसके अलावा विधानसभा की बात करें तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है और इसमें से 38 सीट जो है उसे शेड्यूल कास्ट के लिए तथा 2 सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित किया गया है। अगर आप लोगों को पता है कि यह 2 सीट कौन है तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर विधान परिषद की बात करें तो बिहार में कुल विधान परिषद की संख्या 75 है। विधान परिषद की संख्या 75 है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि बिहार में प्रशासनिक परिदृश्य की बात करें तो यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसे आप लोग देख लें। उसके अलावा राजकीय प्रतीक की बात करें तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग ध्यान रखें। और फिर राजनीतिक परिदृश्य में इन सीट्स की संख्या जरूर याद रखें। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें दिया जाए और आपको मिलान करने के लिए कहा जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहेंगे। बीपीएससी जो है वो धीरे धीरे एक नए पैटर्न पे चला जा रहा है, तो हमें अपनी तैयारी भी उसी अनुसार अलग स्तर पर ले जानी होगी। अब हम लोग बात करते हैं बिहार में संबंधित जो अलग अलग ज़िले हैं एवं उनकी चौहद्दी जो है बिहार की, उसको देखने की याद करने की कोशिश करते हैं। अगर उत्तर की बात करें तो बिहार जो है उत्तर में नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद जैसा कि हमने अभी पूर्व में देखा है, पूर्व में यह बंगाल में
बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ और दक्षिण में या झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। यह एक प्रश्न जो कई बार बीपीएससी या अन्य बिहार संबंधित परीक्षाओं में पूछा गया है वह यह है कि बिहार के कितने ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, या कितने ज़िले बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, या झारखंड या यूपी। इस तरह के प्रश्नों को कई बार देखा गया है। पिछली बार जो 69th बीपीएससी हुई थी उसमें भी झारखंड से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं ऐसा पूछा गया था। तो इसे हम लोग अभी याद करने की कोशिश करते हैं। अगर नेपाल की बात करें जो कि उत्तर में अवस्थित है, तो नेपाल के साथ वेस्ट चंपारण, उसके बाद ईस्ट चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ज़िले हैं, 7 ज़िले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। एक बार फिर से देखें, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अगले लेक्चर में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा जिससे कि आप इन ज़िलों को याद रख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि आप जब इस लेक्चर को देख रहे हों तो अपने साथ एक बिहार का मैप रखें और रॉ मैप रखें, उस पर आप इसे चिन्हित करते जाएं। 1-2 बार आप अगर इसे बनाते हैं तो आपको यह याद भी हो जाएगा। पर इस बात को अवश्य याद रखें कि नेपाल के साथ बिहार के 7 ज़िलों की सीमा लगती है। उसके बाद हम लोग अब पूर्व की बात करते हैं। यह काफ़ी आसान भी है। पूर्व में बिहार जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है और बिहार से कुल 3 ज़िले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल से सटते हैं। वो 3 ज़िले कौन से हैं? तो पहला आप याद रखें किशनगंज, फिर पूर्णिया और तीसरा कटिहार। बस ये 3 ज़िले हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल से सटे हुए ज़िलों को याद रखना काफ़ी आसान है क्योंकि ये 3 ही हैं, इसलिए याद रखें किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। उसके बाद अगर हम लोग दक्षिण की बात करें, दक्षिण में बिहार के दक्षिण में झारखंड अवस्थित है। झारखंड से लगने वाले ज़िलों की संख्या 8 है, ये एकदम याद रखें। नेपाल से लगने वाले ज़िलों की संख्या 7 थी, पश्चिम बंगाल से सटे हुए ज़िलों की संख्या 3 है और झारखंड से लगने वाले ज़िलों की संख्या 8 है। ये 8 ज़िले कौन कौन से हैं उसे हम लोग क्रमवार तरीके से देखेंगे। सबसे पहले याद रखें कि यह रोहतास लगता है, उसके बाद औरंगाबाद, फिर गया, फिर नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। सीरियल वाइज अगर चले एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ हम लोग रोहतास से शुरू करेंगे। तो झारखंड से लगने वाला पहला ज़िला है रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। यह 8 ज़िले हो गए। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, यानी पश्चिम में लगने वाले जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश से भी 8 ज़िले लगते हैं। 8 ज़िले कौन कौन से हैं यहाँ से याद रखेंगे। रोहतास पहला ज़िला, फिर कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। फिर से देखिए, रोहतास, यह रोहतास जो है यह झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। तो इस प्रकार जो है हम लोग देख सकते हैं। अगर आप रॉ मैप पर 1-2 बार इसे बनाएंगे तो काफ़ी आसानी से आपको यह याद हो जाएगा। एक बार रिवाइज करते हैं। नेपाल से लगने वाले संख्या कितनी है? नेपाल से जो सटे हुए ज़िले हैं उनकी संख्या कितनी है? तो यह 7 है, याद रखें। पश्चिम बंगाल से लगने वाले जो ज़िले हैं उनकी संख्या 3 है। उसके बाद झारखंड से लगने वाली जो ज़िले हैं उनकी संख्या 8 है और उत्तर प्रदेश से भी लगने वाली जो ज़िले हैं उनकी संख्या 8 है। तो बीपीएससी में हो सकता है इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए। एक बार मैं आपको पुनः रिवाइज करा देता हूँ। अगर हम लोग नेपाल की बात करें तो कितने ज़िले लगते हैं? जी हाँ, बिल्कुल 7 ज़िले लगते हैं। उसके बाद यूपी की बात करें तो यूपी के साथ 8 ज़िले लगते हैं। उसके बाद झारखंड की बात करें तो झारखंड के साथ भी कितने ज़िले लगते हैं? 8 ज़िले, बिल्कुल। और अगर हम लोग पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात करें तो ज़िलों की संख्या 3 है। पश्चिम बंगाल जो है इसे काफ़ी आसान है याद करना। सबसे पहले आप याद रखें पश्चिम बंगाल में किशनगंज, फिर पूर्णिया, फिर कटिहार। आपसे पूछा जा सकता है कि वैसा कौन सा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है? तो याद रखें वो ज़िला है रोहतास, बिल्कुल सही। उसके बाद वैसा ज़िला आपसे पूछा जा सकता है जो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो उसका उत्तर होगा पश्चिम चंपारण, बिल्कुल। और अगर हम लोग नेपाल और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वो ज़िला कौन सा है? ऐसा ज़िला जो नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है वह है
किशनगंज, बिल्कुल। अब देखिए यह चार्ट जो है आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि इससे कई सवाल बनते हैं, कई बार ऐसा सवाल पूछा गया है। इसमें हम लोग बिहार में जो कुल 9 डिवीज़न हैं उसे हम लोग देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए इससे किस प्रकार का सवाल बन सकता है। हो सकता है आपसे यह पूछ दे कि बिहार में कुल कितने डिवीज़न हैं, तो ये याद रखें 9 डिवीज़न हैं। उसके बाद हो सकता है आपसे पूछा जाए कि वो जो विभाजन है, जो डिवीज़न है, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि वह जो डिवीज़न है उसमें कितने जिलों, कौन कौन से ज़िले लगते हैं, तो इसे भी हम लोग एक बार यहाँ से याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल की बात करें तो इसका मुख्यालय भी भागलपुर में है और ये सबसे छोटा प्रमंडल है, यानी सबसे छोटा डिवीज़न है। इसमें बांका और भागलपुर दोनों आता है, तो याद करेंगे भागलपुर, इसका मुख्यालय भी भागलपुर है और इसमें 2 जिले आते हैं, बांका और भागलपुर। दरभंगा की बात करें तो इसका भी मुख्यालय याद करना काफ़ी आसान है। दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा ही है और इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं दरभंगा में, तो इसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर वगैरह आता है। उसके बाद कोसी की बात करें तो कोसी से आप यह याद कर सकते हैं कि कोसी नदी जो है वह सहरसा से होकर बहती है। हाल फिलहाल में जो एक बाढ़ भी आई थी कोसी नदी में, उसमें सहरसा ही जो था वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो इससे भी याद कर सकते हैं कि कोसी जो प्रमंडल है उसका मुख्यालय सहरसा में है और इसमें मधेपुरा, सहरसा और सुपौल, यह 3 जिले आते हैं। उसके बाद मगध, यानी मगध की बात करें तो हम सब जानते हैं कि मगध की राजधानी शुरुआती समय में जो थी वो राजगृह थी, फिर इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुई, परंतु वर्तमान में जो मगध मगध जो डिवीज़न है उसका मुख्यालय गया में है, तो ये याद रखेंगे। जी हाँ, गया वही जगह है जहाँ पे बीपीएससी का जो बायपार्ट है उसका ट्रेनिंग भी होता है, तो इसे भी याद रख सकते हैं, मगध का गया। और इसमें कौन कौन से ज़िले लगते हैं, तो इसमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और नवादा, यह सब ज़िले इसमें लगते हैं। उसके बाद अगर मुंगेर की बात करें तो मुंगेर का भी मुख्यालय जो है वह मुंगेर में ही है और इसमें कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं, तो इसमें जमुई, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और इसके अलावा एक बेगूसराय भी इसमें लगता है, ये इसमें शायद मिस हो गया है, तो उसे याद रखेंगे आप। फिर अगर जहाँ तक पटना की बात है तो पटना में इसका मुख्यालय भी पटना है और इसमें भोजपुर, बक्सर, कैमूर, पटना, रोहतास और नालंदा ज़िले शामिल हैं। पूर्णिया की बात करेंगे तो पूर्णिया में अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, यह 4 ज़िले लगते हैं। इसके अलावा सारण की बात करें तो सारण का मुख्यालय छपरा है और छपरा सारण जो डिवीज़न है उसमें गोपालगंज, सारण और सिवान, यह 3 ज़िले पड़ते हैं। तिरहुत की बात अगर की जाए तो तिरहुत का मुख्यालय जो है यह मुजफ्फरपुर में है। तिरहुत का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है और इसमें पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, इस प्रकार 6 ज़िले लगते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बिहार के सामान्य परिचय के बारे में देख सकते हैं। जितने भी परीक्षा उपयोगी तथ्य थे उसे हमने देखा है। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग बिहार के भूगोल की बात करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा। देखिए यह लेक्चर जो है वो बीपीएससी का जो आप वन स्टॉप सेंटर या वन स्टॉप जो सॉल्यूशन चाहते होंगे वो उसी प्रकार से इसे तैयार किया जा रहा है। तो आप अपने जितने भी जो भी बुक्स हैं आपके, जहाँ से भी अब बिहार संबंधी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं उसे पढ़ें और यहाँ से एक बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं। इसमें आपको एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो छूटा है, इसमें सभी फैक्ट्स को सम्मिलित किया गया है, सभी कॉन्सेप्ट को सम्मिलित किया गया है। इसे बहुत सारे बुक्स को पढ़ने के बाद जैसा कि आप इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है वो, या क्राउन की है, उसका विवास पैनोरमा थी वो, या हाल फिलहाल में जो कुछ बुक्स आते हैं उन सब से जो चुनिंदा तथ्य हैं जो परीक्षा संबंधित काफ़ी उपयोगी हैं उसे ही सम्मिलित किया गया। वैसे तो काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, परंतु देखिए वैसे ही या उतनी ही चीज़ों को याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिसे आप परीक्षा हॉल के अंदर तक ले जा सकें। अन्यथा किताब में तो ऐसा बहुत सारा चीज़ दिया गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं, परंतु वो आपके साथ एग्ज़ाम हॉल तक नहीं जाएगा। तो हमारा जो मेन फोकस है वो तो एग्ज़ाम पास करना ही है, तो इस हिसाब से हम अपनी तैयारी को एक शेप देंगे। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं। इसे आप पुनः एक बार 2 बार देखें, इसे अपने हिसाब से स्पीड बढ़ाकर देखें, स्पीड बढ़ाकर सुनें, है ना। और आशा करते हैं कि आपको यह लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद।